हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ रहे हो ना मेहनत से? बिल्कुल मेहनत से ही पढ़ाई करनी है ना। बस ये समझ लीजिए हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बस एक ही चीज है जो आपको आगे सफलता दिला सकती है, आपको आगे सक्सेसफुल बना सकती है, वो है सिर्फ हार्ड वर्क। और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है ना। मतलब मेहनत का कोई ऑप्शन मैं आपको बता पाऊं वो भी पॉसिबल नहीं। एक ही तरीका है मेहनत। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब तक हमने रिजोल्यूशन सीखा वेक्टर का। 2 डायमेंशनल प्लेन में एक वेक्टर को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से समझ लिया होगा और सीख गए होंगे ना। चीजें हमको पढ़नी नहीं है, सीखनी है। अरे बात समझ में, सीखनी है हमको। फिजिक्स सीखी जाएगी, फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है। फिजिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, समझे? तो अब देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर और हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाए। हालांकि यूनिट वेक्टर का एक छोटा सा मैंने झलक आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, कि यूनिट वेक्टर जो है वो जनरली एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो ना। कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। और यूनिट वेक्टर्स का रोल क्या है? यूनिट वेक्टर्स आर हेल्पफुल फॉर अस इन रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शंस। किसी भी एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको हम यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने अभी तो सीख भी लिया है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम आई कैप यूनिट वेक्टर लगा के किसी भी वेक्टर को, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है वो, तो हम आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को। ऐसे वाई और जेड एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर जे कैप और के कैप पढ़े। लेकिन ये तो समझ नहीं आपकी भाई एक नॉर्मल स्पेस में यही 3 स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो है नहीं कि सिर्फ आई के कैप, जे कैप या के कैप से आपका काम चल जाए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होती है नॉर्मल स्पेस में। अगर बात करें तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। तो हर एक डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज ये सीखेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। ठीक, सब उससे पहले थोड़ा सा यूनिट वेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं यूनिट वेक्टर मींस अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर आर यूनिटलेस। ये देखिए, यूनिट वेक्टर आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मतलब ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई नेचर नहीं होता इनका कि ये फोर्स होगी या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होगी, ऐसा नहीं है ना। ये कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिर्फ एक डायरेक्शन को बताते हैं ना। ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के काम आते हैं, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, अब जरा इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये इस पर्टिकुलर आर्बिट्ररी डायरेक्शन में एक वेक्टर ए हमको दे रखा है। ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं कि ये वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मॉड ए, दिस लेंथ ऑफ द वेक्टर। और उसका ये जो एरो हेड है, ठीक है, ये डायरेक्शन को बताता है। तो यही 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक वेक्टर की, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब मान लीजिए अगर मैं वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं, वेक्टर ए को मैं उसके मॉड से डिवाइड कर दूं, एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर रहा हूं, है ना। तो लेंथ जो है, लेंथ से डिवाइड करने पर वेक्टर में क्या रह जाएगा? ये जो हमारे पास रेशियो है ये क्या आएगा? ये ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन क्यों नहीं होगी? मान लीजिए ए कैप जो है
ए वेक्टर जो है, वेक्टर ए का तो कोई नेचर होगा कि भाई ये क्या वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, कि वेलोसिटी है, कि एक्सेलरेशन है, तो इसका तो कोई पर्टिकुलर नेचर। मान लीजिए 10 न्यूटन की एक फोर्स है ना, वेक्टर ए इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो अब मैं इसको डिवाइड करूं तो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन, इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मान लीजिए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो वो डायरेक्शन भी है, और ये 10 न्यूटन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड तो एलिमिनेट हो गया ना, और यूनिट भी यूनिट लेस हो जाएगा। अभी जो रेशियो आएगा हमारे पास, ये यूनिट लेस या डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आगे बात समझ में? तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। कौन सी? जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। ठीक है, तो जनरली इसलिए ये जो बाकी हमारे पास बचा उसको हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि अब ये एक ऐसा वेक्टर बचेगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, कोई यूनिट भी नहीं है, कोई डायमेंशन भी नहीं है, कोई नेचर नहीं है, ये कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमने निकाला तो इसको फोर्स से है, लेकिन जब फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमने, फोर्स वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो फिर ये जो रेशियो है ये फोर्स नहीं रह गया ना, अब तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन को बताएगा। कौन सी डायरेक्शन? ये जो वेक्टर ए की डायरेक्शन। तो मान लीजिए मैं वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसको एक कैप लिख लेता हूं। जनरली यूनिट वेक्टर के ऊपर, जैसे हम वेक्टर्स के ऊपर ये एरो हेड लगाते हैं ना, एरो साइन लगाते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये शो करने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसके हेड पर एरो साइन पुट कर देते हैं। ऐसे जो यूनिट वेक्टर है उनके ऊपर ये हेड, इसको हैट या कैरेट है ना कह सकते हैं हम, तो हैट, कैरेट या कैप इस तरह से बोलते हैं। तो ये इस तरह का साइन लगाता है, जिसके ऊपर भी ये एक्सपोनेंशियल वाला साइन जो मैथ में यूज करते हैं, इस तरह का साइन आएगा, वो यूनिट वेक्टर होता है ना। दिस सिंबल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर यूनिट वेक्टर। तो हम इसको ए हैट, ए कैरेट या ए कैप बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या, सिर्फ एक डायरेक्शन आएगी, मतलब एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका कोई मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसका कोई नेचर नहीं है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में है। तो मैं देखूं वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए क्या। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या है। मान लीजिए मैंने वेक्टर ए की डायरेक्शन में ये 10 न्यूटन की फोर्स जो थी, इसको इसके मॉड से डिवाइड करके इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाला। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मान लीजिए अब इसी डायरेक्शन में इसी के पैरेलल एक वेक्टर और है, वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर है, वेक्टर बी, और ये वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड का ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर बी। तो अब जानते हैं मैं वेक्टर बी को क्या लिख सकता हूं, उसका क्या फायदा है? देखिए वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं 10, ये तो 100, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर बी का 100 मीटर पर सेकेंड, और ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये ए के पैरेलल है या उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, मैंने इसके साथ ए कैप लगा दिया। अब ए कैप का कोई नेचर तो है नहीं, कोई यूनिट या कोई डायमेंशन है नहीं, तो रहेगी ये, और ये जो फोर्स, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड तो 100 मीटर पर सेकेंड है और जिसकी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए की है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर है उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ए कैप से मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो उस डायरेक्शन में हम एक गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं क्या, कि जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को, इफ अ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू ए वेक्टर, तो सबसे पहली बात तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं हम, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई टू अ वेक्टर, देन प्रोडक्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो आएगा प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर
इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगी प्रोडक्ट की, डायरेक्शन जो आएगी प्रोडक्ट वेक्टर की, इट विल बी अलोंग, उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक। जैसे हमने क्या किया, ए कैप हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है ए कैप, 1 यूनिट, कोई नेचर नहीं है। 100 मीटर पर सेकंड हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकंड। तो जब हमने 100 मीटर पर सेकंड को ए कैप से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर 100 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है हमारा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 100 इंटू 1 100 मीटर पर सेकंड का ये एक वेक्टर बन गया। डायरेक्शन इसकी वही आएगी जो वेक्टर क्वांटिटी की होगी। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक हम m इंटू ए वेक्टर करते हैं, ठीक है। एक वेक्टर है a, उसको हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक नया वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर m, सॉरी स्केलर m मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a। तो ये इतना तो इसका प्रोडक्ट, इसका तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा प्रोडक्ट का। m को a से मल्टीप्लाई करने पर ये जो मैग्नीट्यूड आएगा प्रोडक्ट का वो आएगा मॉड a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर m। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, डायरेक्शन इसकी वही आ जाएगी जो वेक्टर a की है, तो मैं a कैप लगा, ठीक है। लेकिन अगर स्केलर हमारा नेगेटिव है, माइनस m इंटू ए करें, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, कितना, मॉड m इंटू मॉड a, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का। लेकिन अब डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, माइनस a कैप हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर एक स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर ही आएगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो या तो जिस वेक्टर से को हमने मल्टीप्लाई किया है स्केलर से, उस वेक्टर के अलोंग ही आएगी, या फिर उसके अपोजिट हो सकती है अगर स्केलर क्वांटिटी जो हमने मल्टीप्लाई करी है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए इससे तो हम, ये तो बीच में आ गया था तो इसलिए मैंने बताया आपको, अदरवाइज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या फायदा है यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है, कि यूनिट वेक्टर को यूज करके हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस यूनिट वेक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल जनरली क्या होंगे कि भाई हमको यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, ये सीखना है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से ही, इस क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। एक वेक्टर ए दे रखा है आपको और इस वेक्टर ए के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर बताना है, ठीक है। ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अभी हमने सीखा, मैंने आपको बताया भी कि किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन, है ना। हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन विल बी अलोंग ए, जो वेक्टर है उसी के अलोंग ये यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो यूनिट वेक्टर को क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। वेक्टर ए को हम अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर आएगा, अभी बताया मैंने आपको, भी सिखाया। तो हमको क्या करना है, ये वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो मॉड ए पता कर ले कितना आएगा। तो कल हमने सीखा कि अगर वेक्टर हमको कंपोनेंट, रिजोल्यूशन में मैंने आपको बताया था, रिजोल्यूशन इन स्पेस में, कि अगर एक वेक्टर के हमको एक्स वाई जेड कंपोनेंट दे रखे हैं या वेक्टर को उसके कंपोनेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। हम यही करें, ए एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर
ए वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अगेन 2 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू √17 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिख देते हैं क्योंकि वेक्टर ए का नेचर क्या है वो हमको भी नहीं गिवन है। चलिए अब अगर हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया तो वेक्टर ए के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ए कैप, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं इसको वेक्टर ए तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय √17। ये हमारे पास जो आया ये हो गया ए कैप। ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और एक डायरेक्शन आएगी इसकी जो कि वेक्टर ए के पैरेलल होगी, या ये वही डायरेक्शन है जो वेक्टर ए के अलोंग। तो इस तरह से हम किसी भी एक गिवन वेक्टर के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इसी पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। और ये दोनों वेक्टर ए और बी हमको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ए प्लस बी एक वेक्टर है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम सम कर लेंगे हमारे पास एक वेक्टर आएगा रिजल्टेंट। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमको वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो ना और हमको वेक्टर्स ऐड करने हो तो सबसे आसान होता है कि हम एक्स कंपोनेंट को वेक्टर ए के या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर कितने भी ऐड करने हैं, सभी वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लें, वाई कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लें, जेड कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लें। क्योंकि हमने अब तक आप समझ चुके होंगे कि सबसे आसान वेक्टर्स को ऐड करना तभी होता है जब वेक्टर्स या तो पैरेलल हो, मींस एक ही डायरेक्शन के अलोंग हो, या एंटी पैरेलल हो, जब एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हो, है ना। तो जब एक ही डायरेक्शन के अलोंग होंगे तो सिंपल उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर लेते हैं, है ना। सिंपल जैसे 4 + 3 7 आ जाएगा, या 4 - 3 1 आ जाएगा, या 3 - 4 -1 आ जाएगा। ठीक वही जो हमने मैथमेटिकल जो हमने कॉमन अलजेब्रा पढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंग। और डायरेक्शन अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन के अलोंग है तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट जो है वो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। तो वो भी कॉमन अलजेब्रा में आ जाता है। मान लीजिए मैं 3i कैप - 4i कैप कर रहा हूं, इसका मतलब जैसे 3i कैप - 4i कैप अगर हम कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब मैं 3i के साथ में -4i को ऐड कर रहा हूं, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसका मतलब 3i कैप तो x एक्सिस के अलोंग हो गया और 4i कैप हो गया -x एक्सिस के अलोंग। तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल 3 और -4 को ऐड कर देता हूं। तो मैं कर दूं 3 - 4 कितना आएगा, 3 - 4 आया -1। तो बेसिकली 3 और साथ में जो डायरेक्शन है इनकी वो क्या आएगी, आई कैप। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप -i कैप आ जाएगा। तो -i कैप का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट आएगा, डायरेक्शन आएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। और वैसे भी हमारा भाई इसमें बड़ा वेक्टर कौन सा है, ये -4i कैप। तो हमारा रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो -4i कैप के अलोंग आना चाहिए। तो कॉमन अलजेब्रा से मतलब हमको कोई स्पेशल ट्रिक या स्पेशल कुछ यूज नहीं करना है। कॉमन अलजेब्रिक रूल से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं अगर वेक्टर्स हमको ना एक ही डायरेक्शन के अलोंग, मतलब एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हो, चाहे वो एक ही डायरेक्शन के अलोंग हो, चाहे वो एंटी पैरेलल हो, मींस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए अब हम इनको अगर सॉल्व करें ये हमको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं वेक्टर। तो मैं वेक्टर a + b अगर करूंगा तो क्या आएगा, 2i कैप - j कैप + 3k कैप, ये हो गया वेक्टर a।
इसके साथ मतलब मुझको ऐड करना है वेक्टर बी जो है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे भाई, 2i कैप और 3i कैप को एक साथ ऐड कर दें। तो क्या करें, सिंपल इनका मैग्नीट्यूड ऐड करना है और i कैप डायरेक्शन इनकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगी। माइनस j कैप और 3k कैप को अगर ऐड करें तो ये तो हो गया, j कैप कॉमन ले लेंगे, ये हो गया -1 और इधर आ गया -2 और डायरेक्शन क्या आएगी, j कैप के अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ये -1 ये -2। इसी तरह से k कैप और k कैप कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो 3 - 2 k कैप। इस तरह से हम वेक्टर्स को, अगर हमको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे तो इस तरह से हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास a प्लस बी जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, वो आएगा 5i कैप माइनस 3j कैप और 3 - 2 + 1 k कैप। तो प्लस k कैप या +1 k कैप, जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप। ठीक, तो ये हमारा a प्लस बी जो दो वेक्टर्स हमको दे रखे थे उनका रिजल्टेंट आ गया। अब हमको इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है ना, मैं इसको कह देता हूं वेक्टर r। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, वेक्टर r जो है वो रिजल्टेंट है a प्लस बी का। तो मुझको r कैप बताना है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग r के पैरेलल यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, वे हमने पढ़ा, वेक्टर r को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर r है। तो वेक्टर r के पैरेलल, वेक्टर r के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर r को उसके मॉड से डिवाइड करके फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक, अब हमको क्या करना है, मॉड r निकालना है। मॉड r कितना आएगा, अगर हमको एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो जैसे मॉड r निकालना है तो मॉड r आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। किसी भी एक वेक्टर के जो हमको x y z कंपोनेंट दे रखा हो उनके स्क्वायर्स का सम और उसका स्क्वायर रूट, वो मैग्नीट्यूड होता है ना, मतलब r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √rx² प्लस ry² प्लस rz²। rx स्क्वायर करेंगे तो x कंपोनेंट कितना है r का 5 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यह आ जाएगा हमारे पास √35 यूनिट्स। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास √35 यूनिट्स मैग्नीट्यूड आ गया r का। तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो आएगा r कैप वो आएगा वेक्टर r विच इज 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r विच इज √35 यूनिट्स। ठीक, तो हमारे पास एक ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलॉन्ग r। तो इस तरह से हम a प्लस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। हाँ बच्चों देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं वो ये है दो। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमको दे रखा है a कैप इक्वल्स टू 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप प्लस ck कैप एंड a कैप इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड c। तो हमको ये वेक्टर दे रखा है a कैप, ये इसका x कंपोनेंट 0.3i कैप है, y कंपोनेंट 0.4j कैप है और जो z कंपोनेंट है वो ck कैप है। तो उसका जो कोफिशिएंट है, जो मैग्नीट्यूड है z कंपोनेंट का, वो हमको नहीं पता है, वो हमको c दे रखा है। तो हमको वो c बताना है कि अगर a यूनिट वेक्टर है तो बताओ c कितना हो। तो देखिए क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। अगर इतना मैं जानता हूं कि अगर वेक्टर a यूनिट वेक्टर है, a कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड जो है वो 1 यूनिट आएगा, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की कि अगर वेक्टर a कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड जो है वो 1 आना चाहिए, तभी तो कहेंगे हम यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो मैं मॉड निकालूं अगर वेक्टर a कैप का, तो वो आएगा अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 0.3 है, तो 0.3 का स्क्वायर
प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 0.4 है तो 0.4 का स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि c दे रखा है तो c स्क्वायर। ठीक, ये मुझको पता है पहले से कि अगर a कैप यूनिट वेक्टर है, जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में, तो a कैप यूनिट वेक्टर है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं मॉड a कैप 1 आएगा, 1 इक्वल्स टू 0.3 स्क्वायर। चलिए स्क्वायर भी कर ही लेते हैं, तो 0.3 का स्क्वायर कितना आएगा 0.09, प्लस 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा 0.16, प्लस c स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर लें, तो 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 0.09 और 0.16 का अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 0.25 प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास c स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, तो 1 माइनस 0.25 विल गिव यू 0.75। ठीक है, 0.75 आया, तो c स्क्वायर को, तो c कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.75, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं 0.7 को मैं ये भी लिख सकता हूं 3/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो मतलब c को हम √3/2 लिख सकते हैं, या और सिंप्लीफाई करना चाहें आप तो 1.732 होती है वैल्यू इसकी, उसको 2 से डिवाइड करके लिख दीजिए। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो अदरवाइज यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं, तो c जो है वो √3/2 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आएगा। ठीक है, चलिए यह सॉल्व कर लीजिए कि भाई 3 को हम अगर लिखें तो 3 1.732 होता है, इससे डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा 0. लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.74 अगर मैं इसको मान लूं तो लगभग 0.87 वैल्यू आएगी सी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि डिटरमाइन अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी हमको दो वेक्टर्स गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, विल गिव अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। समझ रहे हैं आप कि ऐसा क्या वेक्टर हम ऐड करें ए और बी के रिजल्टेंट के साथ कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाए जो कि वाई डायरेक्शन के अलोंग हो। अब देखिए इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम एक वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। कैसे, इसको रब कर दूं ना, समझ में आ गया होगा ये, इसको आप कर लीजिएगा नोटबुक में, तो बहुत आसान था, बस हमको इसमें डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर यूज करनी थी कि अगर गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड जो है वो 1 ही आएगा, क्योंकि ये वेक्टर, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करें इसके लिए थोड़ी सी स्पेस खाली कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए दे रहे हैं हमको कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, इनके रिजल्टेंट के साथ हम क्या वेक्टर ऐड करें कि रिजल्टेंट जो है वो यूनिट वेक्टर आए अलोंग वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो ये समझिए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन क्या आएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट मैग्नीट्यूड का हो और डायरेक्शन उसकी वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा वेक्टर को यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन ये तो जे कैप नहीं हो गया, आई कैप जे कैप के कैप, यही तो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए ए और बी का हम सम करें तो ये रिजल्टेंट तो नहीं आएगा जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, हमको कुछ और ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक वेक्टर और ऐड करना पड़ेगा सी, कि ए और बी के रिजल्टेंट में मान लीजिए हम सी ऐड करें तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, इस जे कैप आना चाहिए। तो बताओ सी क्या है, कितना वेक्टर ऐड करें ए और बी के रिजल्टेंट के साथ कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन आ जाए। ठीक है, इस तरह की वेक्टर इक्वेशन मैं बना सकता हूं यूजिंग दिस स्टेटमेंट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
अब देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। ए और बी की तो हम, क्योंकि हमको दे रखे हैं ए और बी, उनको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ए है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप और बी है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, प्लस सी वेक्टर, और ये सब मिला के हमारा जे कैप आना चाहिए। अच्छा, सी तो हमको पता नहीं है, तो ए और बी को एक ऐड कर लेते हैं पहले। 3i कैप और 2i कैप को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो 3 प्लस 2i कैप, एक्स कंपोनेंट एक साथ, y कंपोनेंट एक साथ, तो माइनस प्लस -5 प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो 7 माइनस 3 के कैप, ठीक है, प्लस सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जे वेक्टर। अब ऐड करें, 3 प्लस 2 हो गया 5i कैप, माइनस 5 प्लस 4 हो गया माइनस -1 जे कैप, तो उसको मैं माइनस जे कैप लिख लेता हूं, प्लस 7 माइनस 3 हो गया 4k कैप, प्लस सी वेक्टर मिलाकर जे कैप आना चाहिए, ठीक। चलिए मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और सी वेक्टर को मैं लिख लेता हूं कि भाई सी वेक्टर जो है हमारा वो cxi कैप प्लस cyj कैप प्लस czk कैप है ना। कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है सी वेक्टर, जहां पे सी वेक्टर का x कंपोनेंट cx है, y कंपोनेंट cy है और z कंपोनेंट cz है, ऐसा मैं अज्यूम कर लूं। तो अब मैं और फर्दर इसको ऐड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस cx i कैप प्लस -1 प्लस cy j कैप प्लस 4 प्लस c2 k कैप। ये हमारे पास इन तीनों का a, b और c का रिजल्टेंट आ गया। ये j कैप के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, एक और मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताना चाहता हूं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। हालांकि हम इसको इक्वल वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो हमने सिर्फ डेफिनेशन ऐसे ही डिस्कस करी थी कि इक्वल वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जो पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन के अलोंग हो और जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, वही वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमको दे रखे हो, मान लो हमको दे रखा है वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b, a है axi कैप प्लस byj कैप प्लस azk कैप, और वेक्टर b है bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz, थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, वेक्टर a है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप एंड दिस इक्वल्स टू वेक्टर b विच इज bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k, ठीक। और हमको दे रखा है वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b, मतलब ये पैरेलल भी है और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, बराबर लेंथ के हैं, मैग्नीट्यूड बराबर और सेम डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहे हैं। तो वो तभी पॉसिबल है, मतलब ये इक्वेशन तभी पॉसिबल होगी जब x i कैप का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर बराबर हो। मतलब ax जो है वो bx के बराबर होना चाहिए, ay जो है वो by के बराबर होना चाहिए और az जो है वो bz के बराबर होना चाहिए, समझे? तभी ये इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनके x कंपोनेंट बराबर हो, y कंपोनेंट बराबर हो और z कंपोनेंट बराबर हो, तभी इनका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा और तभी इनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है, ठीक है। तो हम वो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वाला कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, एक इंपॉर्टेंट नोट डालकर इसको आप लिख लीजिएगा, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए आगे। तो ये देखिए हमारे पास ये जो आया 5 प्लस एक्स आई कैप, 5 प्लस सी एक्स आई कैप और प्लस सी वाई माइनस 1 जे कैप, -1 प्लस सी वाई माइनस 1 लिख लिया, और प्लस C2 प्लस 4 के कैप,
अगर मैं राइट हैंड साइड पर देखूं तो सिर्फ जे कैप है। सिर्फ जे कैप का मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। x कंपोनेंट और z कंपोनेंट नहीं है। x कंपोनेंट और z कंपोनेंट नहीं है तो क्या मैं उनको 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 0 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप। तो जे कैप को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि एक ऐसा वेक्टर है जिसके x और z कंपोनेंट्स 0 हैं, सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये 1 जे कैप। ठीक, अब क्या है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर? आप कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो वेक्टर है ये इस राइट हैंड साइड वाले वेक्टर के बराबर है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा x का कोएफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंक्लूजन तो हम ये कर सकते हैं कि 5 प्लस cx मस्ट बी इक्वल टू 0। वो तब आएगा जब cx जो है वो -5 के बराबर हो। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हम यहां से ये ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई जो हमारा ये कंपोनेंट है जे कंपोनेंट इधर कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जे का कोएफिशिएंट कितना है 1। इधर कितना है जे का कोएफिशिएंट cy-1, तो cy-1 1 आना चाहिए। तो cy-1 तो 1 तब आएगा जब cy जो है वो 1 + 1 2 ना, तो हमारा जो y कंपोनेंट है वो 2 आना चाहिए। फिर थर्ड हम ये लिख सकते हैं कंडीशन कि भाई हमारा c2 + 4 जो है ये 0 होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पर जो हमारा वेक्टर है उसका z कंपोनेंट k कैप का कोएफिशिएंट 0 है। तो c2 कितना आना चाहिए? c2 -4 आना चाहिए ना, c2 -4। तो भैया c वेक्टर आ तो गया आपका। c वेक्टर को क्या लिखोगे आप? जो वेक्टर हमको a और b के रिजल्टेंट के साथ ऐड करना है, जिसको ऐड करने पर एक यूनिट वेक्टर आ जाए अलोंग y एक्सिस, वो c वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? क्या लिखोगे? cx i कैप। तो cx कितना है? cx है -5, तो -5 i कैप। cy कितना है? 2, तो +2 j कैप। और cz कितना है? -4 ना, तो -4 k कैप। ये हमारा c वेक्टर है जिसको हम a और b के रिजल्टेंट के साथ ऐड करें तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलोंग y डायरेक्शन j का। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने जो हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन है इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, कि 2 यूनिट वेक्टर हैं, कोई भी लिख लेते हैं। मान लीजिए कि जो 2 यूनिट वेक्टर हमको दे रहे हैं वो है a कैप और b कैप। तो हमको दे रखा है a कैप और b कैप का जो सम है वो एक यूनिट वेक्टर ही आता है ना। 2 यूनिट वेक्टर का जो सम है वो एक यूनिट वेक्टर के बराबर है, और ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a कैप, मॉड ऑफ वेक्टर b कैप, मॉड ऑफ c कैप सब बराबर है। और कितने हैं? 1, क्योंकि भाई हमको दे रखा है ना क्वेश्चन में 2 यूनिट वेक्टर को ऐड करने पर उनका रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर आता है। तो इसका मतलब तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड 1 होगा। तो हमको बताना है कि a कैप माइनस b कैप का मॉड क्या होगा। a कैप और b कैप का डिफरेंस लेने पर उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखिए हमको सबसे पहले तो a कैप और b कैप का डिफरेंस लेना है और फिर उसका मॉड निकालना है। तो हम कर सकते हैं डिफरेंस, हम जानते हैं क्या करना है इसमें। बेसिकली अगर डिफरेंस करना है तो a कैप को माइनस b कैप के साथ ऐड कर देंगे और उसका मॉड निकालना है ना। लेकिन किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको उनकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, एंगल बिटवीन देम। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी चाहिए। तो यहां पे हम इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमको a कैप और b कैप के बीच का एंगल पता हो। a कैप और b कैप के बीच का एंगल कितना आएगा उसको हम इस कंडीशन से ड्राइव करेंगे कि a और b का जो सम है वो यूनिट वेक्टर ही आएगा। समझे? a कैप और b कैप का जो सम है वो यूनिट वेक्टर ही आएगा। अच्छा देखिए यहां पे मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन जो हमने पढ़े वो डिस्कस किए हैं, मतलब जो हमने डिस्कस किए वो आपने पढ़े हैं, तो इतना आप जानते हैं कि 2 इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट
उनके ही मैग्नीट्यूड के बराबर तब आता है जब उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो। दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बराबर ही तब आता है जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम उस सबको भूल के हम इसको वापस मतलब स्टार्टिंग से ही करेंगे। हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि 120 डिग्री आएगा, हम इसको प्रूव करेंगे कि 120 डिग्री आएगा। अभी हम लिख लेते हैं लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। मान लीजिए ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर्स तो हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग हो सकती है दोनों की। तो मान लो इनका जो एंगल है ए कैप और बी कैप की डायरेक्शन डिफरेंस को जो बताता है वो थीटा एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई मॉड सी कैप जो कि इनका रिजल्टेंट है वो कितना आना चाहिए, अंडर रूट मॉड ए कैप स्क्वायर प्लस मॉड बी कैप स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए कैप मॉड बी कैप कॉस थीटा, अगर थीटा इनके बीच का एंगल है। तो मॉड सी तो 1 है, तो यूनिट वेक्टर है, तो सी कैप का मॉड 1 आ जाएगा। ए कैप बी कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल गिव यू 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो मैं लिख सकता हूं कि भाई 1 इक्वल्स टू √2 बाहर ले लू, है ना, √2 मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या है, 2 थीटा नहीं है, तो मैंने आपको बताया था इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो। आप इसको लिख लो 1 इक्वल्स टू √2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू √2 और ये 1 प्लस कॉस, मैंने इसको आधे एंगल में कन्वर्ट कर दिया, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा cos 2 थीटा वाले फॉर्म में आ गया, है ना, क्योंकि वही सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। वैसे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन एंगल हमारा क्या है, थीटा बाई 2 है। जो cos 2 थीटा है ना, तो वो एंगल हमारा थीटा बाई 2 है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो हमारे पास ये आएगा 1 जो है वो आना चाहिए 2 का रूट आ जाएगा √2, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा बाई 2। और सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब 1/2 की वैल्यू जो है वो cos थीटा बाय 2 होनी चाहिए। अच्छा, ये cos थीटा बाई 2 1/2 आ रहा है, इसका मतलब थीटा बाई 2 जो है वो 60 डिग्री है। अगर ऐसा है थीटा बाई 2 60 डिग्री है, तो मतलब थीटा जो है वो 120 डिग्री है ना। तो देखिए वही कंक्लूजन आया जो मैं आपसे बता रहा था कि थीटा एंगल ए कैप और बी कैप के बीच का जो है वो 120 डिग्री है। और ये सीधा सा अब आपको याद रखिए जिससे कि ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लीजिए अगर आपके कंपटीशन में आता है ना, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये फैक्ट आपके दिमाग में हो कि दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बराबर ही तब आएगा, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का उनके बराबर ही तब होगा जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो दो इक्वल वेक्टर्स ए कैप बी कैप बराबर है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, है ना, 1 यूनिट के। तो इन दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर तब होगा जब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। चलिए अब हम इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले तो हम डिफरेंस करें, ए कैप माइनस बी कैप कितना आएगा।
तो ये डायरेक्टली मैंने आपको एक एनालिटिकल फॉर्मूला ड्राइव कराया था कि अगर यही दो वेक्टर्स ए और बी जिनका सम हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेंगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा ए स्क्वायर ए कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, यहां पे माइनस आएगा, माइनस 2 मॉड ए कैप मॉड बी कैप cos थीटा। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अच्छा, ये मॉड ही आएगा हमारे पास, ठीक है, ये ए कैप और बी कैप का मॉड ही आएगा। स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 cos थीटा। जल्दी से सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा, या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो √2 और अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। अब एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस cos 2 थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2 थीटा होता है। अब परेशानी है कि हमारे पास ये एंगल जो है cos 2 थीटा नहीं है, तो हम इसको चेंज कर देंगे जैसा हमको चाहिए उस फॉर्म में। मैं इसको लिख सकता हूं √2 इंटू 1 माइनस cos 2 और एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो थीटा में, ठीक है। तो ये हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्म में आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 टाइम्स ऑफ, और इसका सब्स्टिट्यूशन कर दें, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 2, ठीक है, √2 और ये स्क्वायर रूट से हमारे पास रहेगा √2 तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो ये आपके पास ए कैप माइनस बी कैप का मॉड आ जाएगा 2 इंटू साइन 120 डिग्री बाई 2 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3 बाई 2, तो 2 इंटू √3 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू √3। तो मॉड ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू √3 आएगी, ठीक है, समझ गए। चलिए, उम्मीद तो यही है कि समझ गए होंगे।